Hello everyone, I am going to discuss 17th March JEE Main second shift organic chemistry paper. First question is here. Fructose is an example of बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है. फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है और 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं. तो इसको अगर हम कैटेगराइज करना चाहेंगे तो हमारे पास एल्डोज और कीटोज दो कैटेगरी होती हैं. तो एल्डिहाइड ग्रुप अगर होता तो एल्डोज में क्लासिफाई करते और कीटोन है तो हमें इसे कीटोज में क्लासिफाई करना पड़ेगा. बेटा इसमें 6 कार्बन की चेन होती है इसलिए हमें इसमें हेक्स लिखना पड़ेगा. तो इसको क्लासिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे कीटोहेक्सोस. अगर इन केस में इस कीटोहेक्सोस का साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखता हूं तो बेटा इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये 5th कार्बन वाले OH से कीटोनिक ग्रुप के ऊपर जाकर के ये टॉटमराइज करेगा और अगर ये टॉटमराइज करता है तो इसके अंदर 5 मेंबर की रिंग बनती है और इस 5 मेंबर की रिंग में जो फर्स्ट कार्बन होगा उस पर एक CH2OH और एक OH ग्रुप आ जाएगा. ये जो बना है बॉन्ड, ये बेटा ये बॉन्ड होता है हेमी एसिटल. इसमें बाकी के जो ग्रुप्स लगेंगे OH वो इस तरीके से होंगे. अगर मैं डी फ्रक्टोज की बात करता हूं तो सारे ओरिएंटेशन ये इस तरीके से होंगे. इस कार्बन को आप लिख सकते हैं 1, इसे 2, 3, 4, 5 एंड 6. यहां पर भी जब आप नंबरिंग करेंगे तो टॉप से आप नंबरिंग करिए तो सेकंड नंबर पर कीटोन होगा. तो यहां पर भी बेटा सेकंड नंबर पर जो नया एक कायरल कार्बन बना है वहां पर ये OH प्लेन से नीचे की तरफ भी हो सकता है और प्लेन से ऊपर की तरफ भी हो सकता है. तो इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं. एक अल्फा आइसोमर जिसमें ये नीचे की तरफ होता है, एक बीटा आइसोमर जिसमें कि ये OH इससे ऊपर की तरफ चला जाएगा. और ये जो बना है कंपाउंड, इस कंपाउंड को बेटा आप बोलेंगे फ्यूरेनोज. फ्यूरेनोज क्यों बोलते हैं? फ्रक्टोफ्यूरेनोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 5 मेंबर की रिंग जो कि फ्यूरेन की रिंग से मैच करती है, इसलिए इसको फ्रक्टोफ्यूरेनोज. तो ये बेटा कैटेगराइज अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूं तो इसको लिखना चाहिए था मुझे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर. तो यहां पर इस तरीके का जो केवल आंसर है वो सिर्फ कीटोहेक्सोज से ही मैच करवाया जाएगा. बेटा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. द करेक्ट पेयर्स ऑफ द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स इज आर. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग आप जानते हैं और ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिसके पास एक से ज्यादा एटम्स न्यूक्लियोफिलिक नेचर के हों और केमिकल रिएक्शंस में कभी कोई पार्टिसिपेट भी कर जाए. तो ऐसे इसमें से ऑप्शंस हमको सर्च करने हैं. तो सपोज मैं यहां पर एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं. सपोज मैंने दिया कोई एल्किल हैलाइड है और इसके रिएक्शन में KCN से करना चाहता हूं. KCN के अंदर आयनिक कैरेक्टर अच्छा खासा होता है तो इसमें C- यहां से पार्टिसिपेट करेगा और प्रोडक्ट में बेटा हमें मिलेगा RCN. हेलोजन को हम यहां से रिमूव कर देंगे. इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये आपके पास KX निकल जाएगा. तो ऐसे वाले कंपाउंड के अंदर C से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यह कर रहा है. जबकि अगर यही रिएक्शन मैंने Ag के साथ करवाई होती तो Ag के साथ जो सॉल्ट बन रहा है उसमें बेटा कोवेलेंट नेचर ज्यादा होते हैं. अब कोवेलेंट नेचर ज्यादा है तो ये बॉन्ड आयोनाइज होने से पहले ही नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इसमें पार्टिसिपेट करेगा और इस एक्स को निकालेगा. तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो बनेगा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कार्बन का और प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड. इसका मतलब साइनाइड ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो नाइट्राइल भी बनाता है और आइसोनाइट्राइल भी बनाता है. इसको हम बोल सकते हैं कि ये एम्बिडेंटेड नेचर का होगा. तो पहला ऑप्शन मैच कर गया है. सेकंड बात करते हैं एसीटेट, सिल्वर एसीटेट और पोटेशियम एसीटेट. बेटा एसीटेट को अगर मैं लिखूं तो एसीटेट में सिर्फ ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है और अगर दोनों ऑक्सीजन को भी हम पार्टिसिपेट करवाएं तो उनसे प्रोडक्ट सेम ही बनता है. तो इसको हमें एम्बिडेंटेड नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम है और दोनों आइडेंटिकल हैं और आइडेंटिकल एटम है तो इसलिए हम इसको एम्बिडेंटेड की कैटेगरी में नहीं लेंगे. तो बी आंसर नहीं होगा. अब अगर हम बात करें AgNO2 KNO2 तो बच्चों हम देखते हैं जब हम AgNO2 लेते हैं तो सिल्वर नाइट्राइट से जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसमें भी बेटा नाइट्रोजन ही पार्टिसिपेट करेगा बिकॉज अगेन कोवेलेंट नेचर ज्यादा है. तो यहां ऑक्सीजन से जल्दी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है तो नाइट्रोजन से अगर ये कंपाउंड बनाता है तो इसमें बनता है नाइट्रो एल्केन.
लेकिन अगर मैं KNO2 लेता हूं बेटा तो KNO2 इज मोर आयनिक, यहां पर K प्लस O माइनस अवेलेबल है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो यहां से जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा R के साथ तो ये प्रोडक्ट में बेटा RONO बनाएगा, और RONO जो बनेगा उसको बोलेंगे अपन नाइट्राइट ग्रुप, यानी कि इसमें ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब ये भी एम्बिडेंटेड कैटेगरी का होगा। इसका मतलब बेटा सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। डी के अंदर सिंगल एटम ही दिया हुआ है बेटा, आयोडाइड एटम दिया हुआ है बस, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, वहां एटम ही एक है तो दो न्यूक्लियोफिलिक एटम हो ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो हमारे लिए ए और सी करेक्ट है, तो बेटा इसमें ए और सी यहां थर्ड ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग दिस। तो अमीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम मोनोलाइसिस करते हैं तो ये एक साथ बन सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का मिक्सचर बन जाता है, और जब मिक्सचर बन जाता है तो इसको सेपरेट करने की जरूरत भी होगी, और सेपरेट करने की जरूरत होगी तो हमें फिर कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनको हम सेपरेट कर पाए। उसके लिए एक नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, और वो होता है बेटा पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, और उसका अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो वो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, बेंजीन के ऊपर SO2 Cl और ये टोलुइन के लिए पैरा पर CH3। इसकी जब आप रिएक्शन करवाते हो अमीन से तो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों अमीन हैं। अगर मैं प्राइमरी से रिएक्शन करवाता हूं तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर सल्फर पे जाएंगे और यहां से Cl और यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे। अगर मैं ऐसा करके एक HCl बाहर निकाल दूं तो जो कंपाउंड मिलेगा उसमें अभी भी एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास अवेलेबल होगा। तो प्राइमरी अमीन में यहां अभी भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, और ये हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में रिमूव हो जाता है क्योंकि इसकी नेचर एसिडिक होती है, और ये रिमूव हो जाएगा तो एक सॉल्ट बनाएगा, और वो सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद हम कह रहे हैं कि सॉल्युबल है, तो वो सॉल्युबल हो गया। तो यहां पर अगर मेरे पास तीनों अमीन का मिक्सचर होता प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो पहली बार में 1 डिग्री अमीन जो पार्टिसिपेट करके सॉल्ट बना रहा है वो NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा, तो सॉल्युबल होने के बाद हम उसको सेपरेट कर लेंगे। अगर यही 2 डिग्री अमीन लिया होता तो बेटा इसके पास एक ही हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन HCl के फॉर्म में निकल गया है। HCl के फॉर्म में निकल जाने के बाद अब इसके पास कोई हाइड्रोजन बचा नहीं है, तो बेस के साथ ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये बेस में सॉल्युबल नहीं है, तो सॉल्ट तो बन गया है बट सॉल्युबल नहीं है, तो वो अलग से सेपरेट हो जाएगा। और अगर 3 डिग्री अमीन भी उसमें साथ में होता, बेटा ये इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, नो रिएक्शन। तो ये ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में ही सेपरेट हो गया, 2 डिग्री सेकंड स्टेप में सेपरेट हो जाएगा, और 1 डिग्री लास्ट फाइनल स्टेप में सेपरेट हो जाएगा। तो इसलिए हमें हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करना चाहिए, वो इसको आइडेंटिफाई भी कर सकता है और सेपरेट भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैचिंग का क्वेश्चन है। इसमें कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनके यूजेस लिखे हुए हैं। देखते हैं कैटेगरी, देखते हैं सुक्रालोज। तो सुक्रालोज बेटा आर्टिफिशियल शुगर होता है, ये सुक्रोज का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है, और ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है और ये आर्टिफिशियल शुगर है, और ये नॉर्मल शुगर से, जो टेबल शुगर होती है उससे बहुत ज्यादा स्वीट होता है। तो सुक्रालोज का यूज कर सकते हैं, तो एज ए आर्टिफिशियल शुगर इससे मैच करवा दीजिए। ग्लिसरील एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, तो स्टेरिक एसिड का जो एस्टर बनता है वो एज ए डिटर्जेंट काम करता है, तो यहां पर ये सिंथेटिक डिटर्जेंट के अंदर आ जाएगा, इस कैटेगरी में आएगा। और इससे जो डिटर्जेंट बनता है वो बेटा नॉन आयनिक कैटेगरी का होता है, और नॉन आयनिक कैटेगरी के जो डिटर्जेंट होते हैं वो लिक्विड डिश वॉश डिटर्जेंट बनाने में यूज किए जाते हैं। सोडियम बेंजोएट सबने सुना हुआ होगा, ये बेटा फूड प्रिजर्वेटिव है, फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, स्पॉइल होने से बचाता है, तो इसको आप बोल सकते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। ये घरों में भी यूज किया जाता है। बिथियोनल, ये बेटा एंटीसेप्टिक की तरह से यूज होता है। अगर इसकी क्वांटिटी कंसंट्रेशन थोड़ी कम ली जाए तो ये एज ए एंटीसेप्टिक है, और अगर इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी इंक्रीज कर दी जाए 1% और उससे ऊपर, तो फिर ये डिसइंफेक्टेंट का काम करने लग जाता है। उसको फिर अपन स्किन पर यूज नहीं कर सकते, बट फिलहाल अगर ये लिखा हुआ है और यहां ऑप्शन में सिर्फ एंटीसेप्टिक है तो हम उससे इसको मैच करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 statements are given. First, 2-methyl butane on oxidation. बेटा 2-methyl butane की ये स्ट्रक्चर बनाई आपने, ब्यूटेन बना लिया, सेकंड नंबर पर आपने मेथिल लगा दिया। इसके अंदर एक कार्बन 3 डिग्री है और उसके पास एक 3 डिग्री हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। 3 डिग्री हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी थोड़ी कम होती है 1 डिग्री और 2 डिग्री से, तो ये हाइड्रोजन KMnO4 से ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां 3 डिग्री H था, हमने अल्कोहल बना लिया। अब पहला स्टेटमेंट यही कह रहा है, गिव्स 2-methyl butane to all, इसका मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, एन एल्केन्स, बेटा जो एन एल्केन्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन एल्केन्स होते हैं। जैसे ऐसे आपने कोई भी एक एन एल्केन बना लिया, सपोज ये मैंने हेक्सेन बनाया। अब इसको अगर मैं चेक करना चाहूं तो इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है, 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है, और इधर से भी आप स्टार्ट करें तो 1 डिग्री और 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स हैं, बट इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहीं भी नहीं है। तो इसकी रिएक्शन अगर आप KMnO4 से करवाते हैं तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री हाइड्रोजन थोड़ा स्टेबल है और वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो एल्केन नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ इनर्ट रहता है, वो उनके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो हम कहेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर, नाइट्रोजन कैन बी एस्टिमेटेड बाय जेल्डाल मेथड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेटा जो जेल्डाल मेथड है उस मेथड में हम कंपाउंड में H2SO4 मिलाते हैं और H2SO4 मिला के अमोनियम सल्फेट सबसे पहले बनाया जाता है। तो ये जो अमोनियम सल्फेट आपने बनाया है, इस अमोनियम सल्फेट की फिर हम NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया रिलीज होती है और उस अमोनिया को हम वापस H2SO4 से रिएक्ट करवा लेते हैं, यानी कि टाइट्रेट करवा लेते हैं एक तरीके से। तो जितनी अमोनिया रिलीज हुई है उस हिसाब से H2SO4 उसमें कंज्यूम हो जाएगा और जो बचा हुआ H2SO4 है उसको लास्ट में NaOH से टाइट्रेट करके पता लगा लेते हैं कि एक्चुअली में कितना यूज हुआ था। अब ये प्रोसीजर यानी कि अमोनियम सल्फेट बने और फिर उसमें से अमोनिया रिलीज हो, वो सिर्फ अमीन्स में होगा। और कौन से अमीन्स में होता है बेटा? जो ओपन चेन होते हैं। तो साइक्लिक में अगर नाइट्रोजन रिंग के अंदर है तो फिर वो ये वाला रिएक्शन नहीं करता है। सिमिलरली एजोडाई या डाइएजोनियम सॉल्ट वो भी नहीं करते हैं एंड नाइट्रो कंपाउंड भी नहीं करते हैं। तो ये बेटा अमोनियम सॉल्ट बनाते ही नहीं है, तो इनको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर सिर्फ ये जो अमीन दिया हुआ है यही केवल रेस्पॉन्सिबल है, इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं इस प्रोसीजर से और बाकी को नहीं कर पाएंगे। और ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, पढ़ाते हैं, वही इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको भी पूछी गई थी। आपको दिया हुआ सुक्रोज और उसका एक एंजाइम से एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। फिर ग्लूकोज का बी एंजाइम की प्रेजेंस में करवाया तो इथेनॉल प्लस CO2 बना। अब आपको एंजाइम ए और बी आइडेंटिफाई करने हैं। तो हम जानते हैं कि सुक्रोज के लिए जो एंजाइम चाहिए वो होता है बेटा इन्वर्टेज। इन्वर्टेज इस इन्वर्ट शुगर को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो सुक्रोज को ब्रेक करने के लिए चाहिए इन्वर्टेज और फिर ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए चाहिए जाइमेज। तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है और इससे नॉर्मली इथेनॉल बनाया जाता है। इंडस्ट्रियल इथेनॉल भी इसी से बनाया जाता है। जाइमेज एंजाइम से हम बना लेते हैं और CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो यहां इंफॉर्मेशन है सिंपली, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C7H7N2OCl, इथेनॉल से रिएक्शन करवा रहे हैं और हमारे पास एक तो आ गया है ये मेथॉक्सीबेंजीन नाइट्रोजन गैस। अब हमारे पास दो कंपाउंड और हैं X और Y। तो हमें AXY पहचानने हैं। तो बेटा A पहचानने के लिए हम देखते हैं कि इसके अंदर N2 रिलीज हुआ है, इसका मतलब ये डाइएजोनियम सॉल्ट रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसी को पहचान लेते हैं कि डाइएजोनियम सॉल्ट किस में है। तो यहां पर डाइएजोनियम सॉल्ट 1 में भी है, 3 और 4 में भी है। इन दो के अंदर आपको डाइएजोनियम सॉल्ट दिया हुआ है जिसमें कि OCH3 किसी अदर पोजीशन पर मेंशन्ड है, जबकि इसमें क्या है देखो अदर पोजीशन पर क्लोरीन है। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। अब हम दोनों ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं। अगर मैं इथेनॉल लेता हूं तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो? तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज होके एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और साथ में एक HCl रिलीज हो जाता है। तो फर्स्ट इज द परफेक्ट आंसर। यहां पर इसने इपॉक्साइड बना दिया। तो इथेनॉल का इपॉक्साइड नहीं बनता है,
इपॉक्साइड भी अगर रहेगा तो ये फिर हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये फिर से वापस इथेनॉल में आएगा, इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर एसिटल्डिहाइड में आता है। इसलिए एसिटल्डिहाइड वाला परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is are incorrect reason for the eutrophication? यूट्रोफिकेशन क्या होता है बच्चों? तो यूट्रोफिकेशन वो है जो कि वाटर बॉडीज होती हैं, तालाब होते हैं, नदी होती है, उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी वजह से वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो खुद कंज्यूम करेंगे तो उस ऑक्सीजन की क्वांटिटी वाटर में डिक्रीज हो जाती है। अगर वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो उसमें रहने वाले एनिमल्स को नुकसान होगा और वो बेचारे मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाला जो इम्बैलेंस होता है कि प्लांट्स तो ग्रो कर रहे हैं और उसके अंदर जो एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स, वो मर रहे हैं, तो ये इम्बैलेंस जो होता है उसको बोलते हैं बेटा यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें इसमें करेक्ट हैं और क्या इनकरेक्ट है वो अपने को आइडेंटिफाई करनी है। तो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अगर आपने फर्टिलाइजर यूज किया तो बेटा प्लांट्स ग्रो करेंगे क्योंकि उसको नाइट्रेट मिल रहा है और वो फॉस्फेट मिल रहा है, तो फर्टिलाइजर यूज करने से ग्रो करेंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सेस यूज ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट यूज करने से भी आपको मिल रहे हैं जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। डेंस प्लांट पॉपुलेशन इन वाटर बॉडीज, बेटा अगर ऐसा यूट्रोफिकेशन हो रहा है इसका मतलब वहां पर प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेंस प्लांटेशन हो रहा है, तभी तो यूट्रोफिकेशन वहां पर होगा। इसका मतलब ये भी करेक्ट है। लेक ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडीज दैट प्रिवेंट प्लांट ग्रोथ, ये इसने रिवर्स लिख दिया है। लेक ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडीज, अगर न्यूट्रिएंट कम हो रहे हैं तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। ये कह रहा है कि प्रिवेंट प्लांट ग्रोथ, तो ऐसा नहीं है और ये यूट्रोफिकेशन का रीजन नहीं है। यूट्रोफिकेशन का जो असली रीजन होगा, इन यूट्रोफिकेशन एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडीज इंक्रीज प्लांट ग्रोथ एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो यहां स्टेटमेंट ये गलत हो गया है और अगर ये गलत हो गया है तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा बच्चों फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस ए एंड बी। दो कार्बोकेटाइन बना रहे हैं हम लोग, एल्कीन के ऊपर HBr की रिएक्शन है। सबसे पहले H+ पार्टिसिपेट करेगा, एल्कीन अपना इलेक्ट्रॉन्स H+ को डोनेट कर रहा है, इससे आपको दो कार्बोकेटाइन मिल रहे हैं। पहला कार्बोकेटाइन आपने बनाया जो कि 1 डिग्री है, सेकेंड कार्बोकेटाइन हमने बनाया वो 2 डिग्री है। हम सब जानते हैं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई कि 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। उसके रीजन है 2 डिग्री पे दो साइड से प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट उसकी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो 2 डिग्री इज बेटर, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो पहला तो हमें यही पता लग जाएगा कि B इज मोर स्टेबल, तो इसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया 1 और 3 कोई आंसर बन सकता है। उसके बाद हमने देखा कि यहां पर कौन फास्ट बनेगा, तो बेटा ये कार्बोकेटाइन इसके फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है, तो जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है उसके फॉरवर्ड जाने का रेट ज्यादा होता है। तो यहां पर 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, तो क्या ये कंपैरेटिवली फास्टर रेट से बनेगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो हमारे को जो करेक्ट आंसर मिल गया बेटा वो फर्स्ट है, कार्बोकेटाइन बी इज मोर स्टेबल एंड फॉर्म्ड रिलेटिवली एट फास्टर रेट। तो ये हमारे लिए परफेक्ट आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच। Hello, I am Jitesh Mogra from Reliable Institute, Kota. I am a physical inorganic chemistry faculty here and I am going to discuss with you JEE Mains 2021 March attempt 17th March shift to physical inorganic paper. Okay, so let us see what were the questions asked, how they can be solved by you. Let us try to focus on them. Okay, so starting with this first question. पहला सवाल अगर आप देखें तो इसके अंदर इन्होंने पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इन्होंने ये बोला है कि इन एलिमेंट्स में देखिए हर ऑप्शन में दो दो एलिमेंट्स का ग्रुप दिया हुआ है एंड इनमें प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटी है। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि इन एलिमेंट्स में जो रिलेशनशिप है वो किस ऑप्शन में डिफरेंट है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। ओके, अब हम पहले क्या करते हैं, एक बार इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर लेते हैं एंड उसके बाद ये वाली चीज देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज। ओके, सो जस्ट सी वी हैव एलिमेंट्स लाइक lithium. If I place lithium, then it will be something like here in periodic table.
Then I would be having magnesium. Magnesium would be placed here. Then I'm having the elements boron and silicon. We have D block in the middle. यहां हमारे पास आ जाएगा बोरोन, उसके नीचे हमारे पास जो आएगा that is going to be silicon. Just a minute. Boron, here it will be the element silicon present. Then we have the elements beryllium and aluminium. Beryllium, it is going to be here. Aluminium is here. Then we have lithium and sodium. Okay. Now if you see, then पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, यहां पे देखें जो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, दे आर लाइंग डायगोनली अपोजिट ईच अदर. हो सकता है आपने ये फिनोमेना पढ़ा भी हो. दिस इज टेक्निकली कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. Some properties of these elements are seen to be similar because they are lying diagonally to each other. However, the elements lithium and sodium, आप देखें ये तो डायगोनली नहीं लाए कर रहे हैं, इनफैक्ट ये तो वर्टिकली ऊपर से नीचे मूव करने पे लाए कर रहे हैं. So basically we can see that all these elements are related with diagonal relationship, लेकिन this option जो अपने पास आ रहा है ये diagonal relationship से related नहीं है, ये तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे similar properties वाले elements मिल रहे हैं. So हम यहां पे ये वाली बात बोल सकते हैं कि this option would be the correct answer. This way we can move to the correct option. Okay? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन चैप्टर से लिया हुआ है एनसीईआरटी के, एंड हाइड्रोजन चैप्टर में एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर. हाउ कैन हार्डनेस ऑफ वाटर बी रिमूव्ड, ये क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है. बेसिकली हार्डनेस ऑफ वाटर के रिमूवल के लिए कुछ टेक्निक्स यूज होकर आती हैं. उसके अंदर एक टेक्निक रहती है दैट इज आयन एक्सचेंज रेजन. So what they are asking is that in the ion exchange property of cation and anion exchange resins, which functional groups are being used? कौन कौन से functional groups use किए जाते हैं? ठीक है, ये वाली चीज एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था. ये आपको अगर पता है देन यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज आपके लिए सॉल्व करना बहुत दिक्कत का काम था. ओके, जस्ट सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर. पहले मैं बात कर रहा हूं कैटायन एक्सचेंज रेजिन के बारे में. Just see, first of all, what I am talking about is cation exchange resin. कैटायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर हम जो रॉ मटेरियल लेते हैं या हम जहां से स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ कंपाउंड RSO3H. वी मेक दिस कंपाउंड ट्रीट विद NaCl and we form a compound RNA out of this, and this RNA formed actually then reacts with the hardness causing cations. ये जो M2+ मैंने लिखा है, this is going to be calcium ion, magnesium ion, these type of ions. एंड क्या होगा आगे तो हम देखेंगे. ये जो कंपाउंड है ये इस तरीके से इसके साथ कंबाइन कर जाता है एंड यू गेट द प्रोडक्ट एज R2M, एंड साथ में हमारे पास में 2Na+ आ जाते हैं वाटर सैंपल में. सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि M2+ आयन फ्रॉम द वाटर सैंपल गॉट रिमूव्ड, दे गेट प्रेसिपिटेटेड वी कैन से. एंड अगर ये प्रेसिपिटेट होकर आ गए हैं then I can simply say that water is now free from M2+ ions. So as a fact you need to know that what functional group was present in our compound initially or which is responsible. So I can say SO3H is the functional group that is responsible for the cation exchange resin. Okay. So cation exchange resin corresponding to that we can see हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एनायन एक्सचेंज रेजिन. वहां पे क्या होकर आता है, तो टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन इज एनायन एक्सचेंज रेजिन. एनायन एक्सचेंज रेजिन कैसे ऑपरेट करता है एक बार देखते हैं. सो बेसिकली एनायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर वी हैव अ ग्रुप दैट इज RNH2. दिस ग्रुप एक्चुअली कंबाइंस विद वाटर forming these ions.
RNH3 charge plus and OH minus ion. Now this substance actually reacts with the anions present in water sample. Just say this, RNH3 charge plus OH minus would combine with the X minus anions. These are some of the anions present in the water sample. तो ये anions के साथ रिएक्ट करेगा और ये इस टाइप का सब्सटेंस बना देगा, RNH3 charge plus and X minus, and along with that OH minus ions will be produced. So जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, जो X minus ions वाटर सैंपल में थे ये रिमूव हो जाएंगे एंड पानी में OH माइनस आयंस प्रोड्यूस होकर आ जाएंगे. दिस इज सीन टू बी द फिनोमेना. सो बेसिकली आप यहां पे देखें कि विच इज द फंक्शनल ग्रुप यूज्ड. NH2 इज द फंक्शनल ग्रुप यूज्ड हियर. ऊपर SO3H, नीचे NH2 यूज होकर आता है. अ क्वेश्चन प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी के अंदर ये सारा फिनोमेना बहुत डिटेल से मेंशन्ड है इन द चैप्टर हाइड्रोजन. ओके, सो बेसिकली अगर हम इस हिसाब से ऑप्शंस को चूज करें, SO3H एंड NH2, दिस लीड्स टू फर्स्ट ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन. A hardness removal technique, cation exchanger as well as anion exchange resin, this is the phenomena followed. Okay, let us move to the next question then. अगले सवाल पे आते हैं. अगला सवाल मेटलर्जी बेस्ड क्वेश्चन है. देखिए मेटलर्जी के अंदर उन्होंने कुछ ओर्स दे रखे हैं, साथ में उनके केमिकल फॉर्मूले दिए हुए हैं, एंड यू आर आस्क्ड टू मैच देम अप्रोप्रिएटली एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑल द ओर्स आर क्वाइट कॉमन ओर्स, एंड अगर हम चाहें तो हम इनफैक्ट हमारी बेसिक जो नॉलेज है मेटलर्जी की उससे ही हम इनको मैच कर सकते हैं. कॉमन है इसीलिए हम देखते हैं. जैसे मान लीजिए हीमेटाइट ओर दिया हुआ है. यू माइट हैव आल्सो स्टडीड इन क्लास 10th कि हीमेटाइट इज Fe2O3. Then we have bauxite. Bauxite is going to be this. We have magnetite. Magnetite is Fe3O4. Malachite. Malachite is CuCO3.CuOH whole twice. All these ores are written in NCERT in a particular table. All the important ores are there in it. तो आप वहीं से इस चीज को याद कर सकते थे and corresponding to that आप मैच कर सकते थे. An easy question, fact based है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, then the things can be justified. Okay? चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं. अगले सवाल के अंदर इन्होंने पूछा था कि इन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में से न्यूट्रल ऑक्साइड्स का पेयर कौन सा है. ओके, सो जस्ट सी ऑल ऑफ द ऑक्साइड्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड सेपरेटली हर एक के बारे में बात करते हैं. ठीक है, यहां तो देखिए अपन थोड़ा सा लकी हैं क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन हमको दिया हुआ है NO एंड N2O, लकीली बोथ द ऑक्साइड्स आर एक्चुअली न्यूट्रल ऑक्साइड्स. ये दोनों ही ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं. ये ना तो एसिड से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं ना बेस से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं. सो इफ दिस इज द केस तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें न्यूट्रल ऑक्साइड्स का ही पेयर ढूंढना था, वो फर्स्ट ऑप्शन ही निकल कर आ जाता है. दिस कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर. लेट अस डील विद द रिमेनिंग ऑक्साइड्स आल्सो. देखिए N2O दिया हुआ है, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया. लेकिन N2O3 जो होता है, दिस इज गोइंग टू बी एन एसिडिक ऑक्साइड. अगर हम देखें इसके अंदर पानी मिला दिया जाए तो ये HNO2 फॉर्म कर लेगा. इसका मतलब इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है. यहां पे भी आप देख लें N2O तो कैसा ऑक्साइड रहेगा, न्यूट्रल ऑक्साइड रहेगा. NO2 जो है दिस इज अगेन एन एसिडिक ऑक्साइड. इसके अंदर अगर पानी मिला दिया जाए तो वी गेट अ मिक्सचर ऑफ HNO2 एंड HNO3. सो इफ दिस इज द सिचुएशन, देन हम देख रहे हैं इसका नेचर भी एसिडिक है. यहां पे ये वाला तो न्यूट्रल था, लेकिन ये जो ऑक्साइड निकल कर आ रहा है, अगेन एज यू कैन सी NO2 नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर ऑब्टेन होकर आ जाएगा. हमें न्यूट्रल ऑक्साइड्स के पेयर्स निकालने थे. जो न्यूट्रल ऑक्साइड के पेयर है वो ये वाला पेयर हो जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. क्लास 12th के अंदर एक चैप्टर है P ब्लॉक. उस P ब्लॉक के अंदर से ये वाले ऑक्साइड्स लिए गए हैं और इनके नेचर के ऊपर कमेंट करने के लिए कहा गया है. पहले दोनों ऑक्साइड्स न्यूट्रल रहेंगे.
One more neutral oxide is there that we talk about commonly, but that is not the nitrogen oxide, it is carbon का oxide CO. तो अगर आपसे न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में बात करी जाती है तो आप ये याद रखेंगे NO, N2O as well as CO is the list of neutral oxides. ओके, चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं. ओके, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. क्लास 12th का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. उसके अंदर एक टॉपिक है दैट इज आइसोमेरिज्म. ध्यान रखना, अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अलग अलग टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं. यहां पे इन्होंने 4 कॉम्प्लेक्सेस हमको दे रखे हैं और 4 टाइप के आइसोमेरिज्म यहां पे लिखे हुए हैं. आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा वाला आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये वाली बात आपको बतानी है. ओके, नाउ जस्ट सी. देखिए, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स को मैं डील कर रहा हूं. फर्स्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर हम देख रहे हैं कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. नाउ यू माइट हैव हर्ड ऑफ एन आइसोमेरिज्म कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, बेसिकली एक स्क्वायर ब्रैकेट दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लीगेंड्स एक्सचेंज कर लेता है और तब ये आइसोमेरिज्म देखा जाता है. तो यहां पे देखें, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है. देयर कैन अकर एक्सचेंज ऑफ अमोनिया एंड साइनाइड ग्रुप बिटवीन दीज टू. अगर एक्सचेंज हो जाता है तो देखें किस टाइप का एक कंपाउंड बनकर आ सकता है. मैं आपके सामने मेंशन करता हूं. ए वाले के केस में दिस इज द ओरिजिनल कंपाउंड. आफ्टर एक्सचेंज ऑफ 1 अमोनिया व्हाट यू वुड बी गेटिंग इज जस्ट सी दिस, कोबाल्ट, अमोनिया, होल 5. 1 साइनाइड विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो हम बोल सकते हैं जो हमारा कंपाउंड बनकर आ रहा होगा दैट विल बी दिस. Further we'll be having, because of exchange of 1 ammonia, the remaining compound would be, just a minute, the remaining compound would be chromium, 1 ammonia, and we would be having 5 cyanide. तो देखिए, एक लिगेंड को मैंने एक्सचेंज किया, उससे इस टाइप का कंपाउंड बनकर आ गया. सच एन आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. तो हम इस ऑप्शन को किससे मैच कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के साथ मैच कर सकते हैं. इस तरीके से मैच किया जा सकता है. ओके, नाउ मूविंग टू द बी ऑप्शन. अब बी ऑप्शन को अगर आप ध्यान दें, जस्ट सी दिस बी ऑप्शन. इस बी ऑप्शन के अंदर एक लीगेंड है NO2. नाउ NO2 एक एम्बिडेंटेट लीगेंड होता है. इसका मतलब ये NO2 जो है ये कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन से भी लिंक हो सकता है और ऑक्सीजन से भी लिंक हो सकता है. अब आप देख रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर एक ऐसा लीगेंड प्रेजेंट है जो क्या कर सकता है, अलग अलग टाइप की लिंकेजेस रख सकता है. दैट्स व्हाई दिस वुड बी टेकन इन द कैटेगरी ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म. क्यों? क्योंकि ये लीगेंड नाइट्रोजन के थ्रू भी लिंक हो सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी लिंक हो सकता है. नाउ इफ दिस इज द केस तो हम बोल सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स कौन सी कैटेगरी या कौन से आइसोमेरिज्म के साथ मैच करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म के साथ मैच करेगा. अगर मैं इसका लिंकेज आइसोमर लिखता हूं तो देखें, मैं तीनों ही NO2 को क्या कर देता हूं, ONO में चेंज कर देता हूं. तीनों की लिंकेज चेंज कर देता हूं. जरूरी नहीं है तीनों की लिंकेज चेंज करी जाए. अगर आप एक की भी लिंकेज चेंज कर देंगे देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड अ लिंकेज आइसोमर. ओके, तो देखते हैं एक बार इस कॉम्प्लेक्स को देखें. कोबाल्ट है अपने पास में, देन वी हैव अमोनिया थ्राइस. अभी तो यहां पे मैं तीनों ही लिगेंड्स को चेंज कर दे रहा हूं. Instead of NO2, I am having ONO as the ligand. तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये गिवन कॉम्प्लेक्स का क्या कहलाएगा, लिंकेज आइसोमर कहलाएगा. और हम कहेंगे इस कॉम्प्लेक्स ने लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हुए ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया. ओके, सो ये देखिए हमारे पास 2 आइसोमर्स आ चुके हैं. देन फर्दर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सी ऑप्शन. सी ऑप्शन में देखें आप, जो कॉम्प्लेक्स उन्होंने दिया हुआ है उसके अंदर वाटर लीगेंड प्रेजेंट है. नाउ वाटर हैज अ प्रॉपर्टी कि वो लीगेंड की तरह भी बिहेव कर सकता है, एज वेल एज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में भी बिहेव कर सकता है.
अगर ऐसा है तो हम देखते हैं कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करता है, जिसे इन जनरल हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। सो हम देखते हैं ये कैसा आइसोमर फॉर्म करेगा। जस्ट सी दैट एक वाटर का मॉलिक्यूल मैं बाहर मूव करूंगा एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और कोऑर्डिनेशन नंबर को फिक्स रखने के लिए मैं एक Cl- को ब्रैकेट के अंदर भेज दूंगा। अगर ऐसा है तो देखें कॉम्प्लेक्स कैसा बनकर आता है हमारे पास में। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म वुड बी CrH2O whole 5 Cl, then we would be having Cl2, and further what I am talking about is one H2O molecule present as water of crystallization. So हम यहां पे ये वाली बात देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, ऐसा आइसोमर फॉर्म कर लिया। ध्यान रखें ये प्रॉपर्टी सिर्फ वाटर ही शो कर रहा होता है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कई बार इसका नाम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म ही रख देते हैं। ज्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म में बोले तो वी कैन कॉल इट बाय द नेम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोप्रिएट मैचिंग। फाइन, ओके। नाउ इन्होंने जो डी वाला कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स को एक बार देखते हैं। जस्ट सी दिस डी कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है इन्होंने एक सिस फॉर्म दी हुई है एक कॉम्प्लेक्स की। जस्ट सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, CrCl2OX whole twice. Just see this, Cr, then we are having 2Cl, then we are having an OX group. Linked here, and then we are having another OX group linked here. So basically ये आपका कॉम्प्लेक्स था। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा वाला आइसोमेरिज्म शो करेगा। वैसे तो आप देख सकते हैं रिमेनिंग में से एक ही ऑप्शन अपने पास बचा है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखते भी हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। एंड शायद आपको ये ध्यान होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आप ये वाली बात जानते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देते हैं, एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। सो बेसिकली ये वाला कंपाउंड भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोप्रिएट मैच। अब अगर हम सारे मैचेस देखें तो उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन चूज किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट ऑप्शन। एक अच्छा क्वेश्चन था, सारे आइसोमेरिज्म को उन्होंने कवर किया हुआ था। उन्होंने शुरू में जो बातें करी वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की थी, लास्ट में उन्होंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड भी एक ऑप्शन दिया हुआ था। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। ओके, ओके, ये क्वेश्चन जो था ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर है क्लास 12th में, वहां से लिया गया है। लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। उन्होंने ये पूछा है कि एटॉमिक नंबर 24 जिसका हो वो एलिमेंट कॉमनली क्या क्या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ओके, तो आप देखें एटॉमिक नंबर 24 किसका होता है, क्रोमियम का होता है। क्रोमियम कॉमनली क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +2 to +6। नाउ यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस एज अ फैक्ट। जो ज्यादा कॉमन होती हैं इसकी वो होती है +3 and +6। दीज आर द मोर कॉमन वंस। बट इफ आई टॉक अबाउट द रेंज तो हम ऐसा देखते हैं रेंज तो कहां से कहां तक आती है, +2 से +6 तक की रेंज निकल कर आती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही निकल कर आ जाएगा। ओके, ध्यान देने वाली बात बस एक है क्या कि आप देखिए बाकी सारे ऑप्शंस के अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आपको इतनी सी बात पता थी कि क्रोमियम नॉर्मली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है तो आप इन तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे सिंपली, और अगर ये ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते तो यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। सो रिमेंबर दिस थिंग दैट 24 एटॉमिक नंबर एलिमेंट वुड बी क्रोमियम, एंड वो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इनमें से भी जो ज्यादा कॉमन है वो मैंने यहां पे मेंशन करी हुई है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए,
आपसे पूछा हुआ अमंगस द फॉलोइंग द लीनियर स्पीशीज इज। ध्यान दें, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। आपको 4 स्पीशीज दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है कौन सा लीनियर शेप का है। नाउ एक एक ऑप्शन चेक करते रहते हैं एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग बातचीत करेंगे। नाउ जस्ट सी द फर्स्ट कंपाउंड NO2. If you know the structure of this NO2 actually has the structure like this: N double bond O, then we have a coordinate bond O with an odd electron present on nitrogen. इस टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा होता है। If you see the structure then the shape is going to be bent shape. आप देख भी सकते हैं मुड़ी हुई शेप निकल कर आ रही है। शेप कैसी हो जाएगी? बेंट शेप निकल कर आ जाएगी। दिस कम्स आउट टू बी द केस। जस्ट अ मिनट। बेंट शेप आ रही है किसकी? NO2 के मॉलिक्यूल की। बात करते हैं Cl2O के बारे में। Cl2O का जो स्ट्रक्चर अपने पास ऑब्टेन होकर आएगा दैट विल बी ऑक्सीजन विद अ क्लोरीन हेयर एंड अ क्लोरीन हेयर। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp3 एंड इस शेप के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे तो अगेन द शेप कम्स आउट टू बी द सेम शेप, बेंट शेप। ओके, मूविंग टू द थर्ड वन, ओजोन के बारे में बात करी जा रही है। ओजोन का भी अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होकर आ जाएगा विद दिस बीइंग द अरेंजमेंट। अब आप देखिए यहां ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी sp2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 लोन पेयर द शेप इज अगेन गोइंग टू बी बेंट। हमसे लीनियर पूछा था, पहले तीनों ऑप्शंस बेंट शेप के निकल कर आ गए। इसका मतलब डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन में देखिए आपको जो आयन दिया हुआ है दिस इज एजाइड आयन। एजाइड आयन की अगर हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जो बीच वाला नाइट्रोजन है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड sp हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये बात आपको याद होनी चाहिए दैट व्हाट इज द शेप ऑफ द स्पीशीज? लीनियर इज द शेप। सो हम ऐसा देख सकते हैं कि इन स्पीशीज में से एक ही स्पीशी लीनियर शेप का है, बाकी सारे बेंट शेप के निकल कर आ रहे हैं। दिस इज योर लीनियर स्पीशीज एंड हम बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इज sp हाइब्रिडाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग का एक इजी क्वेश्चन था। ओके चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। ओके ये क्वेश्चन एस ब्लॉक चैप्टर से लिया हुआ है, NCERT क्लास 11th। जस्ट सी दिस, इन्होंने एक प्रोसेस के बारे में बात करी हुई है, सॉल्वेज प्रोसेस। बड़ा फेमस प्रोसेस होता है, वॉशिंग सोडा के मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है। ये लोग आपसे पूछ रहे हैं कि इस प्रोसेस के अंदर रिकवरी के बाद बाय प्रोडक्ट्स कौन सा ऑब्टेन होकर आता है इन कंपाउंड्स के अंदर से। ठीक है, अब ध्यान रखें वैसे ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व सारे रिएक्शंस याद हैं देन यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ द बाय प्रोडक्ट। ओके, इन्होंने एक वर्ड यूज किया हुआ है यहां पे, रिकवरी। बेसिकली हम देखते हैं इस प्रोसेस के अंदर जो 4 डिफरेंट टावर्स होती हैं उनमें से आखिरी टावर का नाम होता है रिकवरी टावर। सो बेसिकली उस रिकवरी टावर के अंदर क्या क्या रिएक्शंस होते हैं वो मैं आपको बताता हूं, उससे आपको यह पता चलेगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी द बाय प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस प्रोसेस। ओके, सो हम देखते हैं मैं किस टावर की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट रिकवरी टावर। तो जो हमारी रिकवरी टावर होती है इसके अंदर हम देखते हैं एक रिएक्शन तो ये होकर आता है NH4Cl, जो कि काफी सारी स्टेप्स में बना हुआ होता है। ये किसके साथ कंबाइन करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करता है एंड इससे हम देखते हैं जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा होता है दैट इज CaCl2 along with 2 moles of NH4Cl। ठीक है, अब आप देख लीजिए रिकवरी करने के बाद में हमको क्या मिल रहा है? फाइनली ये कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। तो रिमेंबर दिस थिंग दैट सॉल्वेज प्रोसेस में, रिकवरी टावर में, दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन। आपसे बाय प्रोडक्ट के बारे में ही बात करी जा रही है तो हम बोल सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CaCl2 हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। रिकवरी टावर में ही एक और रिएक्शन देखा जाता है दैट इज NH4HCO3। दिस इज योर कंपाउंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, NH4HCO3। ये डिकम्पोज होता है रिकवरी टावर में ही हीट करने पे एंड इट प्रोड्यूसेस अमोनिया एंड CO2
and H2O. पर ये सारी चीजें रीयूज होकर आ जाती हैं. ऑल दिस गेट रीयूज्ड. सो जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास होगा वो सिर्फ कौन होगा? CaCl2 होगा. सो हम बोल सकते हैं थर्ड ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. ओके, चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं. क्या बातचीत करी गई है देखते हैं. ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर, क्लास 12th NCERT. देखें एक बार. फॉर द कोगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सोल, the species below that has the highest flocculating power is. Okay, now आपको पता होना चाहिए ये वाला फिनोमेना कि नेगेटिवली चार्ज सोल के कोगुलेशन के लिए पहले तो कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी रेस्पॉन्सिबल होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, अब बताइए अगर मेरे को कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि लेट अस रिमूव द नेगेटिवली चार्ज्ड ऑप्शंस. ये ऑप्शन हटा देते हैं, ऐसे ही हम ये वाला ऑप्शन भी हटा देते हैं. हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए. ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी हैं और ये एक नेगेटिव सोल का क्या करवा सकते हैं? कोगुलेशन करवा सकते हैं, प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं. नाउ यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस रूल कॉल्ड हार्डी-शूल्ज रूल. ये जो रूल है ये ऐसा कहता है कि अपोजिटली चार्ज्ड आयन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी. अपोजिटली चार्ज्ड आयन का क्या मतलब हुआ? देखिए नेगेटिवली चार्ज सोल है तो मेरे को कौन सा आयन देखना है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन देखना है. और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी कोगुलेट करने की पावर उतनी ही ज्यादा होगी. अब मुझे ये बताइए यहां पे दोनों के चार्जेस अगर मैं देखता हूं तो क्या बेरियम के ऊपर ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है? हां, इसका मतलब ये ज्यादा इफेक्टिवली कोगुलेशन करवा देगा. किसका? एक नेगेटिवली चार्ज सोल का. सो बेसिकली हम यहां से ये देख सकते हैं दैट इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, इसकी वैलेंसी ज्यादा है, इसीलिए इसकी फोक्यूरेटिंग पावर भी क्या होगी? ज्यादा होगी. एंड उस ज्यादा पावर के कॉरस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं इन दोनों में से आपको इन सब में से हाईएस्ट पावर वाला स्पीशी चूज करना था. पहले मैंने पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को सेलेक्ट करा और उसके बाद मैंने ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज्ड वाले आयन को सेलेक्ट करा. सेकेंड ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर, नो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन लिया हुआ है. क्लास 11th के अंदर चैप्टर है एनसीईआरटी में थर्मोडायनेमिक्स. लेट अस फोकस ऑन दिस. इन्होंने आपको यहां पे 5 प्रोसेसेस दिए हुए हैं एंड आपसे ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन से प्रोसेसेस में एंट्रोपी डिक्रीज होती है. नाउ एंट्रोपी जो शब्द है आपको ये पता होना चाहिए, इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस. अगर एक चीज पहले से ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो रही है तो हम बोलते हैं एंट्रोपी बढ़ गई है. अगर एक चीज पहले के मुकाबले ऑर्डर्ड हो गई है तो हम बोलेंगे एंट्रोपी कम होकर आ गई है. सो बेसिकली आपको यहीं पे ये वाली चीज देखनी थी. अब एक एक ऑप्शन को देखते चलते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बातचीत करेंगे. लेट अस सी दिस फर्स्ट वन. Freezing of water into ice at 0 degree centigrade. Now see what is the physical change taking place here. क्या हम बोल सकते हैं एक लिक्विड से गैस बनकर एक लिक्विड से हमारे पास में सॉलिड फॉर्म होकर आ रहा है. अब बताइए लिक्विड के अंदर तो पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, सो आई कैन कंसिडर देम टू बी मोर रैंडम. जबकि सॉलिड में तो पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स हो जाएगी, इसीलिए हम बोल सकते हैं रैंडमनेस कम हो रही है. हमें भी यही पूछा गया है, रैंडमनेस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. इसका मतलब ये हमारे हिसाब से सही स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है. ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अगेन फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सेम चेंज. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी क्या होगी? कम ही होगी. ना थर्ड ऑप्शन को देखेंगे एक बार, या तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं एक बार जो हमको दिया हुआ है. N2H2 रिएक्ट करके 2 अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं. अब आप यहां पे देखिए ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, कम मॉलिक्यूल्स हैं तो एंट्रोपी कम होगी, डिस्टर्बेंस कम होगा. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यहां पे पहले तो देखें कितने मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास में गैस के. इफ यू सी वी वर हैविंग 4 गैस मॉलिक्यूल्स.
जबकि प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ 2 ही गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के कम होने के कारण एंट्रोपी क्या हो गई है, कम होकर आ गई है। अगर एंट्रोपी कम हो गई है तो देखिए ये भी स्टेटमेंट अपने क्वेश्चन के हिसाब से अप्रोप्रिएट है। गैसियस मोल्स के हिसाब से यहां पे हमने चीजों को डिसाइड किया है। ओके, नाउ मूविंग टू दिस ऑप्शन, एड्सॉर्प्शन ऑफ CO गैस ऑन लेड सरफेस। ओके, एड्सॉर्प्शन शब्द जो है ये क्लास 12th के अंदर सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर डील किया जाता है। बेसिकली एक सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाते हैं, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। अब दिमाग लगाएं एक बार, देखिए ये गैस है, क्या आपको लगता है गैस के पार्टिकल्स तो फ्री टू मूव होते हैं? दे आर रैंडम, दे आर मूविंग रैंडमली। सो हम बोल सकते हैं जब तक ये गैसियस फॉर्म में थे तब तक तो ये रैंडमली मूव कर रहे थे। अब मुझे बताएं अगर ये एक सॉलिड की सरफेस पे आके चिपक जाते हैं तो हम बोल सकते हैं रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस क्या होगी, कम होकर आ जाएगी, बिकॉज सरफेस पे चिपकने के बाद दे आर नॉट फ्री टू मूव। और अगर ये फ्री टू मूव नहीं है तो हम बोल सकते हैं इस केस में भी क्या हुआ, एंट्रोपी कम होकर आ गई है गैस मॉलिक्यूल के सॉलिड सरफेस पे चिपक जाने के कारण। तो यहां पे भी देखें एंट्रोपी कम हुई, इसका मतलब ये भी सही स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट के अंदर ये बोल रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। अब आपको पता है NaCl तो एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होता है, अगर उसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो कुछ टाइप का प्रोसेस होएगा। NaCl सॉलिड हमने लिया, हमने इसे पानी में डिसॉल्व कर दिया तो ये ब्रेक हो गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर। क्या प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा, Na+ एक्वस बनकर आ जाएगा और Cl- एक्वस बनकर आ जाएगा। अब यहां पे देखें, यहां तो Na और Cl एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, पर क्या ये दोनों अब अलग अलग हो गए हैं? हाँ। आर दे फ्री टू मूव नाउ? यस। इसका मतलब आई कैन से बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस the products formed are more random, they are more free to move। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि इस डिसोल्यूशन के कारण एंट्रोपी बढ़ रही है, और अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो हम बोल सकते हैं डेल्टा S विल बी क्या, ग्रेटर देन 0 फॉर दिस प्रोसेस। ये हमारी कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे ई स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है जबकि हमें एंट्रोपी कम करने की बात बोली हुई है। नाउ इफ दिस इज द केस तो हम देख सकते हैं ये 4 स्टेटमेंट सही हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं A, B, C, D ओनली दीज स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वंस, एंड उस हिसाब से हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन सही निकल कर आ जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारा सोचना पड़ रहा था, तब जाके वी कम टू दिस कंक्लूजन बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स, द टॉपिक बीइंग एंट्रोपी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला सवाल देखते हैं। ये सेकंड सेक्शन के क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर इंटीजर टाइप आंसर्स आपको फिल करने थे। ओके, सो लेट अस सी दीस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12th का चैप्टर है। देखते हैं किस तरीके से इसके बारे में बातचीत करी गई है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक होता है कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने KCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसकी कंडक्टिविटी इतनी है और उसने इतनी रेजिस्टेंस शो करी एक कंडक्टिविटी सेल के अंदर। अब ये कह रहे हैं उसी कंडक्टिविटी सेल के अंदर अगर हम HCl का सॉल्यूशन ले लें तो उसने इतनी रेजिस्टेंस शो करी। अब आपको ये बताना है कि HCl वाले सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी निकल कर आएगी, उसे इस प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके, सो इफ यू रिमेंबर ओम्स लॉ से रिलेटेड आपने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, क्लास 10th के अंदर आप कई बार उसके बारे में बातचीत करते थे। R इज इक्वल टू ρL/A। ये देखें यहां जो रो होता था दैट यूज्ड टू बी रेजिस्टिविटी, और उसी के रेसिप्रोकल को हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी को रिलेट करना चाहता हूं देन आई कैन रिलेट देम लाइक दिस, दैट रो कैन बी रिटन एज 1/K। This K is actually going to be your conductivity and into L/A। ध्यान रखना ये जो L/A होता है this is technically called cell constant। इसका मतलब अगर आप सेम सेल यूज करोगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी।
अब एक बार क्या करते हैं, पहले केसीएल के सॉल्यूशन के लिए इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, और यहां से L बाय A की वैल्यू निकाल के अगले वाले सॉल्यूशन में यूज करेंगे। वाई? बिकॉज आपको दिख रहा होगा, देखो इन्होंने बोला है सेम सेल यूज किया गया है, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ L बाय A इन द टू सेल्स इज गोइंग टू बी द सेम। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हमने यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी है इज इक्वल टू 1 बाय K इंटू L बाय A। जस्ट सी द एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग इज दिस, ये एक्सप्रेशन आपके पास निकल कर आ रहा है। ये देखिए किसकी वैल्यू निकाल दी मैंने, L बाय A की वैल्यू निकाल दी है, वो वैल्यू ये निकल कर आ गई है। नाउ हम यही फॉर्मूला HCl सॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए सेम फॉर्मूला हैज बीन अप्लाइड जो मैंने यहां पे डिराइव किया हुआ है। ये जो फॉर्मूला अपने पास निकल कर आ रहा है, देखिए इस बार मेरे को क्या निकालना है, पहले तो ये देखिए हमें यहां पे निकालना है कंडक्टिविटी, मतलब हमें क्या निकालना है, K की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अगर K की वैल्यू हम यहां पे डिटरमाइन करें तो रीअरेंज करने के बाद K का ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास में। एंड इफ यू सी दिस एक्सप्रेशन, तो हम L बाय A की वैल्यू यहां से लाके यहां पे पुट कर देंगे। अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें तो L बाय A की वैल्यू ये आ गई है। नए सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस हमको दी हुई थी 1.03। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम यहां पे पुट कर देंगे तो कैलकुलेशंस करने के बाद दिस कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। यू नीड टू रिप्रेजेंट इट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। जब इस प्रॉपर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा आंसर 56.9 आता है, पर एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, और अगर नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करेंगे तो 56.9 नीड्स टू बी राउंडेड ऑफ एज 57। सो इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आ रहा था दैट वाज कमिंग आउट टू बी 57। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, हां, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, कंडक्टेंस टॉपिक के साथ चीजों को रिलेट किया गया है, इस तरीके से चीजों को डील किया जा सकता है। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक रिएक्शन दिया था और बच्चों को थोड़ा सा डराने की कोशिश करी थी, बिकॉज कई बच्चों को रिएक्शंस याद नहीं होते। ठीक है, एक बार देखते हैं रिएक्शन के अंदर उन्होंने क्या बातचीत करी है और कैसे चीजों को देखना है। बेसिकली क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर क्लास 12th एनसीईआरटी। एक बार देखिए यहां जो इन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है सेकेंडरी वैलेंसी, बोल क्या रहे हैं, पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं पूरा। इन्होंने FeCl3 का रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ करवाया है इन बेसिक मीडियम। अब ये बोल रहे हैं उससे प्रोडक्ट A बनकर आया, और जो प्रोडक्ट A है उसमें आयरन की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। सो बेसिकली होता क्या है यहां पे, ये देखिए जब हम FeCl3 का रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ करवाएं, ये जो एसिड है ये कौन सा एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड। हम इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो हम देखते हैं कि बेसिकली FeCl3 के साथ में ऑक्सैलेट आयंस इस तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स बनकर आ गया तो हमें यहां पे ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जो ऑक्सैलेट है दिस ग्रुप, ये वास्तव में एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है। इसका मतलब ये आयरन के साथ दो साइड से जुड़ा होता है। अब मुझे ये बताएं कि एक ऑक्सैलेट कह रहा है मैं दो साइड से जुड़ा हूं, और हैं कितने ऑक्सैलेट, 3। इसका मतलब हम बोल सकते हैं टोटल कितनी लिंकेजेस हो रही हैं लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में थ्रू सिग्मा बॉन्ड, 6 लिंकेजेस होकर आ रही हैं। तो ये याद रखें सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड्स कितनी लोकेशन से जुड़ा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिव यू द सेकेंडरी वैलेंसी। तो हम यहां पे देख सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 6 के बराबर ऑब्टेन होकर आ जाएगी। अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज भी देखें तो स्ट्रक्चर कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, Fe3+, देन हमारे पास में 6 लोकेशंस प्रेजेंट होंगी। Let us imagine that one of the oxalate group is present here। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसने इन दोनों पॉइंट से अपने आप को अटैच किया। Then let us expect one oxalate to be here। इसने भी अपने आप को इस तरीके से अटैच किया हुआ है, और एक ऑक्सैलेट ग्रुप हमारे पास यहां होगा, इसने इन दोनों लोकेशन से अपने आप को अटैच किया हुआ है। So basically this is the structure of the product that is being formed carrying a charge of 3 negative।
तो ये देखें आयरन के साथ कितनी वैलेंसीज बनकर आ रही हैं, 6 वैलेंसीज बनकर आ रही हैं। दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी, 6 के बराबर निकलकर आ जाएगी। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू 6 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्लास 12th। देखते हैं एक बार क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होकर आ रही हैं। उन्होंने एक रिएक्शन दिया हुआ है और ऐसा बोला है ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। शायद आपको ये वाली बात ध्यान होगी कि एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर स्पीशीज के जो स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वो ही उनके रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकल कर आ जाता है। अगर ऐसा है तो देखिए यहां पे स्पीशीज के स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं, इसका 2 है और इसका कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 इज द कोफिशिएंट। सो बेसिकली आई कैन से कि जब मैं रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो उसके अंदर ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना लिखूंगा, 2 के बराबर लिखूंगा, और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना लिखूंगा, 1 के बराबर लिखूंगा। अब देखिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास में, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू के इंटू ए कंसंट्रेशन पावर 2 इंटू B2 कंसंट्रेशन पावर 1। कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम पावर क्या इमेजिन कर सकते हैं, 1 पावर यहां पे इमेजिन कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है कि वॉल्यूम को अगर आप 1/3 कर दें तो रेट ऑफ द रिएक्शन किस फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी, ये पूछा गया है। हम क्या करते हैं, हम ओरिजिनल वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग रेट निकाल लेते हैं, फिर 1/3 करके रेट निकाल लेते हैं और दोनों रेट्स को कंपेयर कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि नई वाली रेट पुरानी वाली रेट से कितने टाइम ज्यादा है। सो लेट अस अज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इनिशियली वाज V एंड वी विल मेक इट V/3 फॉर द सेकेंड पार्ट। अब देखिए पहले हमने वॉल्यूम V0 माना हुआ है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशंस पुट कर दी। आपको पता है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल बाय वॉल्यूम। सो हमने यहां पे क्या कर दिया, मोल रख दिए बाय वॉल्यूम रख दिया। वॉल्यूम इनिशियली हमने देखिए क्या रखा हुआ है, V0 रखा हुआ है, बाद में हमने V0/3 रख दिया है। ठीक है, दिस इज द इनिशियल रेट, दिस इज द फाइनल रेट। अब मुझे ये बताएं अगर इनिशियल रेट और फाइनल रेट के एक्सप्रेशन को कंपेयर किया जाए तो क्या आप देख रहे हैं इनिशियल रेट का जो एक्सप्रेशन है वो ये आ रहा है और फाइनल रेट का जो एक्सप्रेशन है उसमें ये रिमेनिंग पार्ट तो सेम है, बस 27 का फैक्टर एक एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनल रेट इज 27 टाइम्स द इनिशियल रेट। So by what factor is the rate of reaction increasing? 27 is the factor by which rate of reaction is increasing upon making the volume 1/3. ओके, सो हम यहां से देख सकते हैं कैलकुलेशंस भी ज्यादा मुश्किल नहीं थे इस क्वेश्चन के अंदर, सीधा यहां से आंसर निकल कर आ जाता है। व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट टू बी, 27 इज द वैल्यू कमिंग आउट हियर। ओके, आसान क्वेश्चन था बेस्ड ऑन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। चलिए अब इस वाले सवाल को देखते हैं। ये सवाल सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो चैप्टर रहता है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर सेकंड चैप्टर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, उस चैप्टर के ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन था। नाउ जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। उन्होंने कंपाउंड दे रखा है K4FeCN6, उसका 1 मोलल सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बताया हुआ है। इसका मतलब दे आर अज्यूमिंग दैट द सोल्यूट इज नॉट 100% डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन, वो खाली उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 मान रहे हैं। अब ऐसा बोला जा रहा है इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक दूसरे सॉल्यूशन के बराबर है जिसमें 18.1 वेट% नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट प्रेजेंट है। ध्यान रखें, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट का मतलब यह है कि हमें सोल्यूट का डिसोसिएशन कंसिडर नहीं करना है। सो बेसिकली देखिए आपको 2 टाइप के सब्सटेंसेस दिए हुए हैं या 2 टाइप के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। एक सॉल्यूशन तो इस सब्सटेंस का है जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, एक सॉल्यूशन इस सब्सटेंस का दिया हुआ है ए जो बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं हो रहा है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला हुआ है, सेम। एंड आपसे यह पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कितना निकल कर आएगा, राउंड ऑफ करके आंसर को रिपोर्ट कर दे। ठीक है, अब देखिए उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो सबसे पहले हमने यहां पे बोला कि अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो इनका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम।
आपको पता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज आता है, हम उस इंक्रीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। सो देखिए जो इंक्रीज आएगा, अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बराबर है तो डेफिनेटली वाटर के रेस्पेक्ट में इंक्रीज भी बराबर ही आया होगा। अगर बराबर इंक्रीज आया है तो हम बोल सकते हैं डेल्टा टीबी, दैट इज द इंक्रीज फॉर द फर्स्ट सब्सटेंस, शुड बी द इंक्रीज फॉर द सेकंड सब्सटेंस। अब देखिए डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। व्हाट इज आई? वेन टॉप फैक्टर। व्हाट इज केबी? केबी इज बेसिकली इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। सो हम बोल सकते हैं ये एक आई है, कांस्टेंट है, और साथ में मोलैलिटी आ रही है हमारे पास में। दोनों के लिए ये वाला फैक्टर क्या हो जाना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। अब देखिए K4 FeCN6 के अंदर तो आई फिर भी रोल प्ले करेगा, लेकिन यहां तो हमें समझ में आना चाहिए ये तो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है। जब कोई सोल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता तो आई की वैल्यू 1 ले ली जाती है। नाउ सी दिस, यहां पे एक्सप्रेशन कैसा निकल कर आएगा हमारे पास में, अगर आप ढंग से देखें तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने क्या कर दिया है वो बताता हूं। इस एक्सप्रेशन के अंदर से इन्होंने केबी और केबी को कैंसिल कर दिया है। ध्यान रखें केबी सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट बोथ द सॉल्यूशंस आर एक्वस। अगर एक्वस सॉल्यूशन से तो बताएं दोनों जगह कौन सॉल्वेंट है? वाटर। इफ वाटर इज द सॉल्वेंट तो हम बोल सकते हैं दोनों जगह केबी की वैल्यू विल बी द सेम एंड इट हैज बीन कैंसिल्ड आउट। उसे कैंसिल आउट कर दिया गया है। नाउ देखें K4 FeCN6 के लिए आई की वैल्यू अगर हम लिखेंगे दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 1 + 4 अल्फा इंटू इट्स मोलैलिटी इज 1 मोलल। तो ये वाली वैल्यू लिख दी गई है। बेसिकली व्हाट इज रिटन हियर इज I into molality for this solution should be equal to I into molality for the नया वाला solution या दूसरा वाला solution। ध्यान रखें यार, आपको वेट परसेंटेज यहां पे दिया हुआ था, इससे आपको क्या डिटरमाइन करना था? मोलैलिटी डिटरमाइन करनी थी। सो बेसिकली अगर आप वेट परसेंट से मोलैलिटी डिटरमाइन करते हैं तो ये वाली वैल्यू निकल कर आ जाती है। कुछ लोगों को इस कंपाउंड का आई लिखने में थोड़ा सा परेशानी होती है। हाउ इज आई रिटन हेयर, ये एक बार जल्दी से देखते हैं। जस्ट सी दिस, आई की जो वैल्यू K4 FeCN6 के लिए निकल कर आएगी इसके बारे में हम कैसे बातचीत कर सकते हैं, देखें एक बार। दिस इज योर कंपाउंड K4 FeCN6, ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है और ये क्या फॉर्म करेगा? 4 तो ये पोटेशियम आयन बनाएगा एंड साथ में फेरोसाइनाइड आयन बनकर आएगा। दिस इज योर आयन FeCN6 चार्ज 4 नेगेटिव। अब देखते हैं यहां पे कि देखिए अपने पास ओरिजिनली तो कितने पार्टिकल प्रेजेंट थे इसके? 1, ये 0, ये 0। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं कि अपने पास में डिसोसिएशन के बाद क्या स्थिति होगी। तो मान लेते हैं इसमें से अल्फा डिसोसिएट कर गया तो ये 4 अल्फा पार्टिकल्स बनकर आ जाएंगे और ये अल्फा पार्टिकल्स बनकर आ जाएंगे। तो अब मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कितने देख पा रहे हैं? दिस प्लस दिस प्लस दिस जोड़ देना चाहिए अपने को। जब इसको ऐड करेंगे तो हम देखेंगे अपने पास पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी अल्फा, मेकिंग द ओवरऑल वैल्यू 1 + 4 अल्फा। सो बेसिकली जो आई की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ रही है वो 1 + 4 अल्फा के बराबर निकल कर आ रही। ओके, थोड़ा सा मुश्किल कोई बच्चों को इसलिए भी आई थी क्योंकि वो वेट परसेंट से क्या नहीं निकाल पाए? मोलैलिटी नहीं निकाल पाए बहुत जल्दी से। जस्ट सी दिस, वेट परसेंट से मोलैलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए वेट परसेंट दिया होता है तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 18.1 ग्राम सोल्यूट है। अब जल्दी से देखें यहां पे मैं क्या बात बोल रहा हूं। मैंने बोला 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? 18.1 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। कौन सा वाला सोल्यूट? ए वाले सोल्यूट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वही ए वाले सोल्यूट को लेना है। अब मुझे बताइए अगर मोलैलिटी की बात करनी है तो उम्मीद है आपको यह पता होगा मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है व्हाट इज दैट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम।
अब मुझे बताइए वेट ऑफ सोल्यूट हम कितना बोलेंगे? इतना मास सोल्यूट का प्रेजेंट है, मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है, तो क्या हम बोल सकते हैं लेट अस सपोज कैपिटल एम बी इट्स मॉलिक्यूलर मास? तो ये देखिए न्यूमरेटर में मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख दिया, डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख देता हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम कितना आ जाएगा? देखिए इतने ग्राम सॉल्यूशन है, इतने ग्राम सोल्यूट है, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम आ जाएगा? यस, सो आई कैन से, आप सब्ट्रैक्ट कर दें पहले तो 100 में से 18.1, दिस इज योर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। आपको इसको किलोग्राम में लेना है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। सो बेसिकली आपको दिखना चाहिए कि जो मोलैलिटी अपने को पुट करनी थी वो मोलैलिटी इतने के बराबर आ गई है, और गौर से देखें क्या वही मोलैलिटी वास्तव में यहां पुट कर दी गई है? ध्यान रखें ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम। सो बेसिकली I इंटू मोलैलिटी फॉर द फर्स्ट वाला सब्सटेंस बराबर I इंटू मोलैलिटी फॉर द सेकेंड वाला सब्सटेंस। अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा जाए तो सॉल्व करने के बाद सोल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 85 के बराबर आ जाता है। राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर की फॉर्म में आंसर को रिपोर्ट करना था, एंड दिस वे यू कैन हैव द करेक्ट आंसर एज 85। 85 comes out to be the correct answer। ओके, थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, थोड़ा दिमाग लगाना था। एक कंपाउंड में डिसोसिएशन हो रहा था, दूसरे में नहीं हो रहा था। उसके बाद भी थोड़ी दिक्कतें इस सेंस में थी कि दूसरे सॉल्यूशन की डायरेक्ट मोलैलिटी नहीं दी हुई थी, वहां आपको मोल कंसेप्ट का कंसंट्रेशन टर्म्स वाला रिलेशन यूज करना था, जिससे आपके पास क्या आएगा, मोलैलिटी आएगी, उसे यूज करने के बाद आंसर निकाल सकते थे। ओवरऑल अ गुड क्वेश्चन। This was the question from solutions chapter class 12th NCERT। ओके, चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है देखें एक बार। इन्होंने ये बोला हुआ है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटॉमिक आयरन हैविंग एटॉमिक नंबर 26, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से अगर एक्सप्रेस करें तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, मींस व्हाट इज द वैल्यू टू बी फिल्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए यहां पे बहुत क्लियर सॉल्यूशन है। आप देखिए उन्होंने आयरन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, एटॉमिक नंबर उन्होंने दिया हुआ भी था। इफ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी निकल कर आ जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर आप देखें तो आपको यह पता चलेगा कि बेसिकली जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने यहां लिखे हुए हैं 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट हैं? इस 3D वाले ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं। मैं इसका अरेंजमेंट एक बार आपको दिखा देता हूं, उससे आपको आइडिया लगकर आएगा। ये देखिए बेसिकली 3D वाले ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास में। इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं अपने को? 6। तो ये देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल कर आ रहे हैं, ये तो पेयर हो गए, ये चारों की चारों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ आयरन। ध्यान रखें बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 4 के बराबर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, नाउ ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने पूछी है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसका जो फॉर्मूला अपने पास रहता है दैट फॉर्मूला इज n into n plus 2 under root where n is the number of unpaired electrons and this result comes out to be in the units of Bohr magneton Bm। ओके, कई जगह इसका सिंबल जो होता है वो ये सिंबल की बजाय ज्यादा कॉमनली म्यू सिंबल यूज किया जाता है, ये वाली बात ध्यान में रखें। ओके, सो म्यू की वैल्यू इतने के बराबर होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको 4 पता चल चुके हैं, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। एंड जब हम वैल्यू पुट करेंगे और नियरेस्ट इंटीजर के रूप में आंसर को रिपोर्ट करेंगे तो यू गेट द वैल्यू एज √24, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.9, बट यू नीड टू एक्सप्रेस इट एज इनटू 10⁻⁻1। सो बेसिकली ये 49 इंटू 10⁻⁻1 होएगा, और जो आंसर आपको रिपोर्ट करना रहेगा दैट आंसर इज गोइंग टू बी 49। सो हम बोल सकते हैं आंसर कितना आ जाएगा? 49 के बराबर आंसर रिपोर्ट होकर आ जाएगा। ओके, इसमें भी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थे, ये वाला क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता था। ओके, चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं।
अगले सवाल के अंदर इन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि एक क्लोरीन गैस का सैंपल दिया हुआ है अंडर द कंडीशंस ऑफ एसटीपी, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं इसमें क्लोरीन के कितने एटम्स होंगे। बेसिकली एक आसान सा क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट और गैसियस स्टेट को कंबाइन करके बनाया हुआ है। देखिए यहां पे क्या कर रखा है इन्होंने, सबसे पहले तो इन्होंने क्लोरीन गैस का वॉल्यूम दे रखा है, इस वॉल्यूम से हम गिवन कंडीशंस पे क्लोरीन के क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। ये देखिए आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा हुआ है ही सही, अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से गैस के मोल्स निकाले तो हमको लिख देना चाहिए पीवी अपॉन आरटी। एसटीपी दिया हुआ है, एसटीपी यू नो व्हाट इज द कंडीशन, तो हम जानते हैं एसटीपी की कंडीशन का मतलब होता है प्रेशर इज गोइंग टू बी 1 बार एंड टेम्परेचर की जो वैल्यू अपने पास निकल कर आ रही होगी दैट इज 273 केल्विन। वैसे एग्जैक्टली 273.15 होता है, पर फॉर कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी हम इसको 273 केल्विन ही ले रहे हैं। ओके, सो देखिए अपन प्रेशर और टेम्परेचर की ये वैल्यू और वॉल्यूम की ये वाली वैल्यू को लीटर में कन्वर्ट करके पुट कर दें, तो देखिए हमने ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ गया, Cl2 गैस निकल कर आ गया। आपको Cl2 के मोल नहीं निकालने हैं, आपको इस सैंपल में क्लोरीन के एटम्स कितने हैं ये निकालने हैं। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, मोल्स ऑफ गैस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या आ जाएगा, Cl एटम्स के मोल निकल कर आ जाएंगे। ध्यान रखें ये तो Cl2 के मोल थे, मैंने पहले Cl के मोल निकाल लिए, कैसे, इनटू 2 करके, पर हमें Cl के मोल्स नहीं चाहिए, हमें Cl के एटम्स की संख्या चाहिए। तो बताइए हमको एटम के मोल से क्या कर लेना चाहिए, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ताकि हमारे पास क्या आ जाएगा, एटम्स की संख्या ऑब्टेन होकर आ जाएगी। यही चीज क्वेश्चन में पूछी भी गई है कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स निकालने हैं, मतलब क्लोरीन एटम्स की संख्या निकालनी है, वो संख्या इसके बराबर आ जाएगी। जब यहां से हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट ये ऑब्टेन होकर आ जाता है 1.06 into 10⁻21। इन्होंने भी यही बोला है कि अपने आंसर को 10⁻21 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखें, 1.06 आंसर आ जाता है, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर 1 के बराबर निकल कर आ जाता है। थोड़े कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थे यहां पे, बट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस, बिकॉज आपको पता है कि उन्होंने कहा है कि आंसर को राउंड ऑफ करके रिपोर्ट करना है। तो अगर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यू गेट 1 एज द करेक्ट आंसर। मोल कंसेप्ट गैसियस स्टेट के ऊपर कंबाइंड क्वेश्चन था, लेकिन एक आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। मोल कंसेप्ट के अंदर आपने कई बार इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होंगे। ओके, चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। ओके, KBr इज डोप्ड विद दिस मच मोल परसेंट ऑफ SrBr2। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये सॉलिड स्टेट के अंदर डोपिंग का जो फिनोमेना होता है, इंप्योरिटीज इंसर्ट करने का जो फिनोमेना होता है, उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल था। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कम बातचीत किया हुआ क्वेश्चन रहता है। इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, उसी के ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। लेट अस सी दिस। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास केबीआर का अरेंजमेंट था, हमने क्या किया, उसके अंदर इतना मोल परसेंट स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड को इंसर्ट कर दिया। अब बेसिकली होता क्या है मैं आपको वो बताता हूं। ओके, रिमेंबर दिस थिंग दैट जब हम डोपिंग करते हैं, ठीक है, तो हुआ क्या होगा, पहले एक बार ये देखें। देखिए केबीआर का अरेंजमेंट कैसा होता है, जस्ट मैं आपको पहले ये दिखाने की कोशिश करता हूं। सो द अरेंजमेंट इज समथिंग लाइक दिस, K प्लस आयन, Br माइनस आयन, K प्लस आयन, Br माइनस आयन, इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है। यहां हम मान लेते हैं Br माइनस, K प्लस, देन अगेन Br माइनस, K प्लस, इस तरीके का एक इनफाइनाइट अरेंजमेंट रहता है। अब बेसिकली डोपिंग में होता क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, डोपिंग में क्या होता है, हम अपने अरेंजमेंट में से कुछ आयंस को हटा देते हैं और ये नए वाले आयंस लेकर आ जाते हैं, लेकिन इस दौरान चार्ज बैलेंस मेंटेन रखा जाता है। ओके, तो अब आप ये देखिए कि अगर आपको एक स्ट्रोंशियम आयन लाना है जिसके ऊपर +2 का चार्ज होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पोटेशियम आयंस हटाने पड़ेंगे
सोचिए मैंने कहा चार्ज बैलेंस वैलिड होना चाहिए, तो अगर मुझे एक +2 चार्ज वाला स्पीशीज लाना है तो मुझे अपने स्पीशीज में से भी +2 चार्ज वाले स्पीशीज गायब करने पड़ेंगे। अब +2 चार्ज वालों को मैं गायब कर देता हूं। देखिए मैंने क्या किया, सपोज मैंने एक पोटेशियम यहां से गायब कर दिया, ये पूरा, देन मैंने एक पोटेशियम यहां से भी गायब कर दिया। अब दिमाग लगाएं जल्दी से कि ये पोटेशियम गायब हो गए हैं, फाइन विद दैट। सोचने वाली बात यह है कि इनमें से एक जगह पे क्या आ जाएगा, पोटेशियम आयन की जगह स्ट्रोंशियम आयन आ जाएगा। यही करना था अपने को, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को हटा के इक्वल पॉजिटिव चार्ज वाला आयन लेकर आ रहे थे। तो मुझे ये बताइए, देखिए जगह कितनी खाली हुई, 2, लेकिन एक जगह तो फिर से भर जाएगी। क्यों? मान लीजिए जो स्ट्रोंशियम आयन आया वो इस पोजीशन पे आ गया। पर अगर आप सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा, इसका मतलब तो यहां पे एक क्या क्रिएट हो गया, कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होकर आ गई है। सोचिए यहां कैटायन प्रेजेंट था क्या पहले? हां। अब ये वेकेंट है क्या? हां। इसका मतलब यहां पे क्या क्रिएटेड है, एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होकर आ गई है। सर आपने Br- के बारे में कोई बातचीत नहीं करी हुई है। हां, क्योंकि देखिए यार Br- को रिमूव करके, इसमें Br- था, हमने कुछ Br- को रिमूव करके फिर से Br- ही ला दिए, इसलिए Br- को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क सिर्फ किस बात का पड़ा? इस बात का पड़ा कि जितने स्ट्रोंशियम आयन आएंगे, देखिए क्या आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रोंशियम आयन आया और उसके कारण एक कैटायनिक वैकेंसी जनरेट होकर आ गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक स्ट्रोंशियम आयन से एक कैटायनिक वैकेंसी आ रही है। तो अब हमारा न्यूमेरिकल डेटा देखते हैं और उससे चीजों को एनालाइज करेंगे। नाउ सी दिस, देखिए आपको मोल परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 100 मोल KBr में इतने मोल SrBr2 आए। और देखिए जितने मोल SrBr2 हैं, ये देखिए दीज मच मोल्स, क्या उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी लिख दी गई है? हां, और यही मैंने आपको समझाया था कि जितने स्ट्रोंशियम आयन आएंगे उतनी ही क्या आ जाएंगी, कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट होकर आ जाएंगी। अगर ऐसा है तो आप ये देखिए, ये संख्या इज द संख्या ऑफ द कैटायनिक वैकेंसीज। अब 100 मोल के हिसाब से डेटा इतना आ रहा है, तो 1 मोल के हिसाब से डेटा अपन पहले निकाल लेते हैं। जब यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करके डेटा निकालते हैं तो ये इतने के बराबर निकलकर आ जाएगा। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल KBr में कितनी कैटायनिक वैकेंसीज हैं, ये बता रहे हैं। आपको 1 मोल में नहीं बताना है। क्वेश्चन देखिए, आपको 1 ग्राम KBr में कितनी कैटायनिक वैकेंसीज हैं वो बतानी है। सो अगर हम 1 ग्राम के हिसाब से आंसर करेंगे तो हम देख लेते हैं 1 मोल KBr मतलब मॉलिक्यूलर मास के बराबर का मास हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास हम जोड़ सकते हैं, पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन का एटॉमिक वेट दिए हुए हैं, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 119। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये जो कैटायनिक वैकेंसीज हमने देखी, ये 1 मोल KBr में थी, मतलब ये इतने ग्राम KBr के अंदर थी। तो जस्ट सी दिस, 119 KBr हैज दीज मच कैटायनिक वैकेंसीज। सो बेसिकली 1 ग्राम KBr में कितनी कैटायनिक वैकेंसीज होंगी? क्या आप यूनिटरी मेथड से निकाल पाएंगे? हां, इतने में इतनी तो इतने में इतनी। यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व करते हैं तो वैल्यू ये निकल कर आ जाती है। नाउ इसको भी अगर आप प्रॉपर राउंड ऑफ करके रिपोर्ट करेंगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर एज 5 हमारा सही आंसर निकल कर आ जाएगा। सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, और ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि कॉमनली इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के बारे में बातचीत कम करी जाती है इन द चैप्टर ऑफ सॉलिड स्टेट। ओके, पर एनसीईआरटी में जैसा कि मैंने बोला कि ऐसा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में भी यही बात इन्वॉल्व होकर आती है कि जितने कैटायंस आएंगे उतनी ही कैटायनिक वैकेंसीज जनरेट होकर आ जाएंगी। यहां पे भी यही होकर आ रहा है, जितने कैटायंस आए उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी इन्वॉल्व होकर आ रही हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है देखते हैं उसको। ओके, नाउ दिस वाज एन इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। देखें एक बार कैसे बातचीत करी गई है। उन्होंने एक रिएक्शन दे रखा है, उन्होंने पूछा है कि अगर इस रिएक्शन का Kc
दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और Kp इतने के बराबर निकल कर आ रहा है, तो ऐसा किस टेम्परेचर पे हुआ होगा? अब आपको याद होगा कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kp और Kc को रिलेट किया जा सकता है यूजिंग दिस एक्सप्रेशन Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT, और जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है दैट फॉर्मूला इज पावर डेल्टा N गैसियस मोलो में जो चेंज निकल कर आता है, दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला। अगर मैं एक्चुअल फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज पुट करूं, देखिए Kp अपने को पता है, Kc अपने को पता है, R की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर हम केल्विन में पुट कर देंगे। डेल्टा एन गैसियस आपको सोचना था, मुझे ये बताएं क्या आप डेल्टा एन गैसियस को चेंज के हिसाब से देख सकते हैं? हाँ, तो बेसिकली चेंज कितने के बराबर आ रहा है? 2-1 के बराबर आ रहा है, ये रहा चेंज। और अगर ये 2-1 के बराबर है तो यहां से सॉल्व करके हम टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेम्परेचर कम्स आउट टू बी 354 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। यही आपको आंसर की फॉर्म में रिपोर्ट करना था। द करेक्ट आंसर सिंपली कम्स आउट टू बी 354। कैलकुलेशन थोड़े से ज्यादा इन्वॉल्व थे, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट बहुत इजी था। Kp Kc को रिलेट करते हुए ये वाला क्वेश्चन बच्चे को सॉल्व करना था। ओके, वैसे उन्होंने Kp Kc की यूनिट्स यहां पे मेंशन नहीं कर रखी थी, पर ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स ऑफ R वी कैन अज्यूम दैट इस Kc की यूनिट क्या रही होगी? मोल पर लीटर के बराबर रही होगी, एंड इसकी यूनिट क्या रही हुई होगी? Kp की 8 बार के बराबर यूनिट रही होगी। बट इट वुड हैव बीन बेटर अगर वो लोग क्या करते, यूनिट्स प्रॉपरली मेंशन कर देते तो। ओके, आसान क्वेश्चन था, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगला सवाल जो हमारे सामने आ रहा है, दिस लुक्स लाइक अ बिग क्वेश्चन। एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व था। कई बार देख के ऐसा लगता है ये तो शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। नहीं, ये एक मोल कंसेप्ट का ही क्वेश्चन था। हाँ, रिएक्शन जरूर जो इन्वॉल्व हो रहा है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। एक बार देखें क्या रिएक्शन था, कैसे चीजों को डील करना था। ओके, आपको ये एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये इस रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। अगर आप रिएक्शन देखेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छे से ये चीज फील होकर आएगी कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, ऐसा लग रहा है देखिए इन दोनों रिएक्शंस में, इन दोनों में क्या हुआ, इसमें से एक H इसके Cl के साथ कंबाइन हो गया और ये नया मॉलिक्यूल बनकर आ गया। So basically what is happening is H from this and Cl from this are combining, and हम बोलेंगे इसके कारण साथ में क्या बनकर आ रहा होगा? HCl बनकर आ रहा होगा। उन्होंने उस प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं बोली थी, उन्होंने सिर्फ ये बोला हुआ है कि इसका इतना ग्राम लेंगे, इसका इतना ग्राम लेंगे तो इसका इतना ग्राम मिला। अब हमसे ये पूछा हुआ है परसेंटेज यील्ड कितनी आएगी। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, हम पहले ये निकाल लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट प्रोडक्ट का कितना मास बनकर आना चाहिए था। ओके, सो देखें यहां पे यूनिटरी मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इस कंपाउंड के गिवन मास से इसके मोल्स निकाल लिए। ये देखें इसका मॉलिक्यूलर मास जोड़ेंगे तो अपने पास 140.5 आ जाता है। इसका मास इतना दिया हुआ है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास से इसके क्या निकल कर आ गए? मोल्स निकल कर आ गए हमारे पास में। ओके, नाउ मैंने क्या किया वो देखें एक बार, इसके मोल्स से हमने क्या कर लिया? प्रोडक्ट के मोल्स निकाल ली। नाउ द गुड थिंग इज कि रिएक्शन इतना सिंपल है कि साफ साफ नजर आ रहा है कि इसके एक मोल से इसके भी एक ही मोल बनकर आएंगे। अब बताइए अगर इसके एक मोल से इसके भी एक मोल बनकर आएंगे तो जितने मोल इस कंपाउंड के उतने ही मोल प्रोडक्ट के बनकर आ जाने चाहिए। नाउ दिस इज द सिचुएशन, तो आपको दिख रहा होगा जितने मोल रिएक्टेंट के हैं क्या हमने प्रोडक्ट के भी उतने ही मोल लिख दिए हैं? हाँ, और प्रोडक्ट के जो मोल्स आए देखिए हमने उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मॉलिक्यूलर मास जोड़ते हैं तो 273 के बराबर आ जाता है। मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया? मास। अब ध्यान रखना ये कौन सा मास है जो बनना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्या? मोल कंसेप्ट। दे आर कॉलिंग इट द थ्योरेटिकल मास। अब ऑब्जर्व क्या हुआ या एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया? तो एग्जामिनर ने बोल रखा है कि एक्सपेरिमेंटली तो प्रोडक्ट का अमाउंट कितना देखा गया? 0.21 ग्राम के बराबर देखा गया। अगर ऐसा है तो बताइए हम क्या बोल सकते हैं? इतना बनना चाहिए था लेकिन एक्चुअली इतना ही बनकर आया। अब बताइए परसेंटेज यील्ड क्या बोला जा सकता है? जितना बना अपॉन जितना बनना चाहिए था इनटू 100।
अगर हम इसको देखें तो हम देख सकते हैं कि आप दोनों की वैल्यूज पुट कर दें. दिस इज द एक्चुअल अमाउंट प्रोड्यूस्ड, दिस इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी. नियरेस्ट इंटीजर पे अगर राउंड ऑफ करके आंसर रिपोर्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस राउंड ऑफ करने के बाद यू विल गेट द आंसर एज 77. ओके, सो 77 के कॉरस्पॉन्डिंग हम न्यूमेरिकल वैल्यू क्या फिल कर देंगे, 77 न्यूमेरिकल वैल्यू को ही फिल कर देंगे. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड लग रहा था लेकिन उसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है. बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मोल कंसेप्ट. ज्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं है, हाँ, लेकिन बस थोड़ा सा डरावना लग रहा होता है. अगर पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे देन यू कैन गेट द करेक्ट आंसर. दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड हियर. थैंक यू.